तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट हेडिंग मीन्स एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में बात करने वाले हैं। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो वो एक अलग टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। टोटल हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 बताई थी और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है। अब हमारे पास जो मतलब इस साल ये बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा 2021 में, बट 2022 में ये हेडिंग आपके सिलेबस में रहेगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इसको सिर्फ वही बच्चे देखेंगे जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में हम बात करें इससे पहले हमको बात करना होगा वांट्स हाफ फैक्टर के बारे में। क्या है वांट्स हाफ फैक्टर? जो वांट्स हाफ फैक्टर है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वांट्स हाफ फैक्टर के अंदर ही हम एबनॉर्मल मोलर मास को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं वांट्स हाफ फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। तो इससे पहले वांट हाफ फैक्टर को जाना है, इससे पहले हमको और एक चीज़ जाननी होगी, तब हम आएंगे वांट्स हाफ फैक्टर के बारे में। अच्छा ये बात बताइए कि आप लोग जानते होंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की हैं, 4 बताया गया होगा, ठीक ना। अब इन चारों के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले एक चीज़ जो हमने शुरू किया होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये हमने बताया होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। जितना नंबर सॉल्यूट का ज़्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और अगर सॉल्यूट का नंबर कम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी कम आएगी। मतलब इसका क्या है कि अगर सॉल्यूट का नंबर अगर घट रहा है या बढ़ रहा है, ये इफ़ेक्ट करेगा किसको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। अगर हम सॉल्यूट के नंबर को घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये एक्चुअल में सॉल्यूट के नंबर पर ही डिपेंड करता है। अच्छा, अभी तक जितने हमने बातें किया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, हमने कहीं ये नहीं कहा होगा कि जो हमारे पास सॉल्यूट है वो टूट करके 2 सॉल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने जो सॉल्यूशन के बारे में बात किया है, तो हमने जितने भी सॉल्यूशन के बारे में बात किया हमने यही बात किया होगा कि ये सॉल्यूशन जो है हमारा वो है वाटर एंड शुगर का मिक्सर है, या हमने बात किया होगा वाटर एंड ग्लूकोज का मिक्सर है, या हमने बात किया होगा वाटर एंड यूरिया का मिक्सर है। इस तरह का ही सॉल्यूट हमने लिया था, और इस तरह का जितने भी सॉल्यूट हैं जिनके बारे में हमने पीछे बात किया है, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात किया, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कहीं पर हमने ऐसा नहीं बात किया है कि शुगर आयनाइज हो रहा है, ग्लूकोज आयनाइज हो रहा है या यूरिया आयनाइज हो रहा है। हम पीछे जितनी भी हेडिंग्स हैं उन जगहों पे जहाँ जहाँ पे सॉल्यूट को लिया है वो सारे सॉल्यूट ऐसे थे जो कि ब्रेक नहीं होते हैं इन वाटर। मतलब इनको अगर वाटर में डालें तो ये टूटेंगे नहीं, घुल जाएंगे, आयनाइज नहीं होंगे। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूट के नेचर के बारे में। थोड़ा सा अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो सॉल्यूट है ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे सॉल्यूट, अच्छा आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी आपको बताया गया होगा। तो जो सॉल्यूट है ये 2 टाइप से होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा सॉल्यूट मॉलिक्यूल जिसको अगर हमने वाटर में डाला तो वो आयनाइज हो जाए, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर एंड NaCl का सॉल्यूशन बनाएं तो यहाँ पे जो NaCl है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो सॉल्यूट है ये एक इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट किस तरह का है? इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है। मीन्स
ये आयनाइज हो जाएगा, गेट आयनाइज इन वाटर। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो ये टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है। ये जो वाटर NaCl है ये टूटता है Na+ एंड Cl- में। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने ये जो NaCl है अगर हम वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालने से पहले ये सिर्फ एक सॉल्यूट था, एक NaCl का मॉलिक्यूल था, लेकिन जैसे ही ये वाटर पहुंचा तो Na+ अलग Cl- अलग, मतलब वाटर के अंदर अब ये दो सॉल्यूट के फॉर्म में दिखाई देगा। यही अंतर है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जब हम उनको वाटर में डालते हैं तो ये आयनाइज जाते हैं, जैसे हमने अभी बताया क्या है NaCl है। ऐसे ही और क्या क्या हो सकते हैं, NaOH हो सकता है, और क्या हो सकता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, AlOH का होल थ्राइस हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से जितने भी कह सकते हैं सॉल्यूट होंगे जो कि वाटर में डालते ही आयनाइज हो जाएं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो ये वाटर में आयनाइज नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नॉट आयनाइज इन वाटर, ये वाटर में आयनाइज नहीं होंगे। जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया। अगर इन तीनों की बात करेंगे आप तो इन ये वाटर में आप ऐड कर देंगे तो ये आयनाइज नहीं होंगे। ये अलग चीज़ है कि ये घुल जाएंगे उसमें। घुलने का मतलब कि अगर ये बड़े एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें, जब हम चम्मच से डालते हैं तो उसके मॉलिक्यूल हमें दिखते हैं क्योंकि बहुत सारे, मतलब उसका जो क्रिस्टल है वो हमें दिखता है। चीनी जो है उसका क्रिस्टल हमें दिखता है, लेकिन जब वाटर में डाल देते हैं तो नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि एक जो क्रिस्टल है शुगर का उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ करके एक क्रिस्टल को बनाए हैं, और जब हम वाटर में डालते हैं तो सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, तो अब इतना छोटा हो जाता है कि दिखता नहीं है हमें, लेकिन आयनाइज नहीं होता है ये, ठीक ना। जबकि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या हो रहे हैं, आयनाइज हो रहे हैं। क्लियर। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं ये आयनाइज नहीं होंगे। जैसे कौन कौन है, तो एग्जाम्पल में हमने इधर बता दिया है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो जो आयनाइज हो जाए। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान सुनिएगा, अगर हम सॉल्यूशन ऐसा बनाए हों जिसमें सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है, सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है, मतलब वाटर के अंदर अगर आपने शुगर को मिलाया है, ग्लूकोज को मिलाया है, यूरिया को मिलाया है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना हम कैलकुलेट करेंगे उतना ही आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हम जब अब मान लीजिए हम कहें कि ये वाटर है जो कि हमारे पास 5 मोल है, ये शुगर है जो कि हमारे पास 2 मोल है, तो 2 मोल शुगर एंड 5 मोल वाटर से हमने सॉल्यूशन बनाया है। तो इसकी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकालेंगे, चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, कोई भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कोई भी आप जब निकालेंगे तो वहाँ पे एक नंबर वाली बात आएगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट आएगा। तो आप सोचिए थोड़ा सा, आपको 2 मोल सॉल्यूट का मालूम है और 2 मोल में कितने नंबर ऑफ शुगर पार्टिकल्स हैं ये आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब कुल मिला जुला के इस सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल है वो क्या है, जितना आपने शुरू में ऐड किया है बाद में भी ये उतना ही रहेगा, ठीक ना। मतलब अगर हम आपसे कहें कि 2 मोल ये है, 5 मोल ये है, अब 2 मोल में हो सकता है कितने शुगर के मॉलिक्यूल हैं, तो हो सकता है 12 × 10 के पावर 23 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसा हमने बोल दिया, समझने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कि इतने शुगर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो जो इतना हमने डाला और सॉल्यूशन बनने के बाद भी इतने ही मॉलिक्यूल हैं, तो जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले जिस तरीके से निकालते थे हम वैसे ही निकालेंगे, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बट अगर हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सॉल्यूट ले लिया है, ऐसा सॉल्यूट ले लिया है जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूट है, तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने में दिक्कत होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला और आपको 2 atm आ गया,
लेकिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपने कब निकाला है? जब आपने शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन लिया है। तो ये आपने कैलकुलेट करके निकाला, ये हमने क्या किया, फार्मूले से कैलकुलेट करके निकाला है और 2 atm आया। और इस सोल्यूशन को जब आप ले जाएंगे लैब में, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमको मालूम चलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, वो वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगा, ठीक ना। बट अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना चाहते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट टाइप के सॉल्यूट का, जैसे कि NaCl को आपने वाटर में ऐड किया, ये वाटर, इसमें आपने NaCl मिक्स किया, वाटर एंड NaCl का जो सॉल्यूशन बनेगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जब निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप नंबर आप सॉल्यूट को गिनेंगे तो आप NaCl के नंबर को लेंगे, NaCl ही तो सॉल्यूट है हमारा, तो NaCl को आप सॉल्यूट मान करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे। हो सकता है आप कहें कि हमने 100 मॉलिक्यूल NaCl का इसमें ऐड किया है, तो उसी के हिसाब से आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालें। लेकिन ये सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो रहा है, ये जैसे ही सॉल्यूशन पहुंचेगा तो 100 NaCl मॉलिक्यूल टूटेगा, किसमें? NaCl प्लस एंड Cl माइनस, मतलब एक NaCl से एक Na एक Cl बन रहा है, मतलब 2 आयन बन रहे हैं। तो 100 से कितने आयन बनेंगे? 200 आयन्स बनेंगे। मतलब कहने का क्या है, टोटल सॉल्यूट का मॉलिक्यूल अब कितना हुआ? 200 हो गया। तो नंबर चेंज हो गया सॉल्यूट का, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज होगी। अगर आपने सॉल्यूट का नंबर शुरू में जितना लिया है, सॉल्यूशन बनने के बाद भी उतना ही है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आप आराम से कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से एंड एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाल लेंगे तो दोनों बराबर आएगा। बट अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सॉल्यूट लिया है तो जो कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू कुछ और होगी, और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये टूट गया है ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट में। पहले ये 100 ही था, अब ये 200 हो गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो गए? बढ़ गए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। बात समझ में आया? तो ये 2 तरह के हमारे पास सॉल्यूट हैं, जिसमें से हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप के सॉल्यूट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का मेथड पहले बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट टाइप का अगर कोई सॉल्यूट है तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं वांट्स हाफ फैक्टर का, ठीक है। तो कैसे वांट्स हाफ फैक्टर निकालते हैं और कैसे इसका यूज करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं, इन सारी बातों को देखेंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं। आप चाहें तो ये चीज़ एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, हो सकता है आपको कुछ हेल्प करे। आगे की बात हम करते हैं। चलिए अब आते हैं वांट्स हाफ फैक्टर पे। अब आप जान गए होंगे कि वांट्स हाफ फैक्टर हम कहाँ लगाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा, वांट्स हाफ फैक्टर हम निकालते हैं, ये एक्चुअल में क्या है ना, सॉल्यूट के मोल का रेशियो होता है। क्या होता है? वांट्स हाफ फैक्टर I इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, अभी हम बताएंगे। और ये किसके साथ डिवाइड किया जाता है? तो ये डिवाइड किया जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। जैसे अभी मैं बात किया हूँ, ये वांट्स हाफ फैक्टर ना, ये तभी यूज किया जाएगा जब सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट टाइप का हो। कैसा हो? जब इलेक्ट्रोलाइट टाइप का अगर सॉल्यूट है तो उसी केस में हम यूज करते हैं वांट्स हाफ फैक्टर का, क्योंकि डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ये तभी आएगा जब सॉल्यूट टूट रहा हो। और हमने क्या कहा है, ये वांट्स हाफ फैक्टर रेशियो है सॉल्यूट के मोल का।
मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अगर सॉल्यूट टूट रहा है, टूटने के बाद उसके कितने मोल बने, बाई मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, मतलब जब वो नहीं टूटा था तो उसके पहले वो कितना मोल था, वो वैल्यू, टूटने के बाद वैल्यू और टूटने से पहले वैल्यू मोल का अगर रखेंगे तो ये रेशियो जो है वो वांट्स-ऑफ फैक्टर को बताता है। और क्या क्या हो सकता है वांट्स-ऑफ फैक्टर, तो वांट्स-ऑफ फैक्टर इक्वल टू और भी होते हैं चीज़ें, क्या क्या, तो होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आप किसी सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, तो आपने जो एक्सपेरिमेंट करके जो आपने ऑब्जर्व किया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, वो वैल्यू रखिए ऊपर, और जो आप फार्मूले की हेल्प से निकाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, वो दोनों का जो रेशियो आएगा वही है वांट्स-ऑफ, ठीक ना, वही है वांट्स-ऑफ फैक्टर। अब ये देखिए और क्या क्या हो सकता है, तो I इक्वल टू हो सकता है नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, और इसी एबनॉर्मल मोलर मास की कहानी इस हेडिंग के फॉर्म में दी गई है। तो एक्चुअल में ये है क्या, ध्यान सुनिए। जैसे अगर हम कहें NaCl की बात करें, तो NaCl ये हमारे पास वाटर है, सॉल्वेंट है वाटर। हमने क्या किया, इसमें NaCl डालने वाले हैं, तो NaCl का मोलर मास बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, मतलब नॉर्मल मोलर मास का मतलब कि इसका जो मोलर मास होगा वो नॉर्मल वाला कि हम कैलकुलेट करके निकाले, लेकिन एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो जाएगा कि जब इस NaCl को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, इसके अंदर डाल दिया सोल्यूशन के अंदर, तो ये टूट जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+Cl-। अब यहाँ पे सॉल्यूट की तरह कौन बिहेव करेगा, Na भी सॉल्यूट है, Cl भी सॉल्यूट है, मतलब अब इसका मोलर मास एबनॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और क्लियर करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, अभी थोड़ा सा चीज़ों को और बताते हैं फिर और क्लियर होगा। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी ज़्यादा क्लियर नहीं होगा ये, ठीक है। आप यहाँ आ जाइए, ये तीनों चीज़ें जान लीजिए कि ये वांट्स-ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या, कि अगर सॉल्यूट का मोल डिसोसिएट होने वाला, अगर सॉल्यूट है वो अभी टूटा नहीं है, उसके पहले कितना मोल लिया उसको नीचे रखना है, और सॉल्यूट का जो मोल है वाटर में डालने के बाद वो कितने मोल में कन्वर्ट हो गया वो मोल ऊपर रखना है। तो इसका जो रेशियो होगा वो वांट्स-ऑफ फैक्टर है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकाल रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर रखिए, और मैथमेटिकली जो आपने निकाला है उसकी वैल्यू नीचे रखिए। इसका रेशियो है I। नॉर्मल मोलर मास जो सॉल्यूट का मोलर मास है वो वैल्यू, और उसी सॉल्यूट का मोलर मास जब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया तब की वैल्यू हो गई अब नॉर्मल मोलर मास। इसका जो रेशियो है वो है वांट्स-ऑफ फैक्टर I। अब ये I जो है ये निकालते हैं इन फार्मूलों की हेल्प से, लेकिन अब ये जो हमने फार्मूला यहाँ पे यूज किया है इसी का सबसे ज़्यादा यूज होगा I को निकालने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम निकाल रहे हैं। NaCl है, तो NaCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल लिया और 100 मॉलिक्यूल टूट गया, मतलब 100% डिसोसिएशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमने वाटर में 100 मॉलिक्यूल डाला और 60 ही टूटा, इस तरह का नहीं ले रहे हैं। ऐसा ले रहे हैं कि हमने 100 मॉलिक्यूल वाटर में डाला और 100% डिसोसिएशन हो गया, 100% डिसोसिएट हो गया, तो क्या बनेगा Na+ एंड Cl- बनाएगा, ये बनाएगा। और अगर हमने आपने शुरू में देखिए 1 मोल लिया है, तो 1 मोल से 1 मोल Na+ भी बन रहा है और 1 मोल Cl- भी बन रहा है। तो अगर हम कहें कि इस केस में वांट्स-ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो क्या निकालेंगे आप, I इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। ये सॉल्यूट है और ये टूटने के बाद का सॉल्यूट है, तो टूटने के बाद कितने मोल हैं,
एक मोल ये, एक मोल ये, 2 बाई मोल्स आर सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, टूटने से पहले। तो ये है सॉल्यूट जो कि नहीं टूटा है अभी, तो इसका मोल हो गया 1, मतलब वांट्स ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आया? इसी तरह से हम और ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस है, ये भी सॉल्यूट है, 100% डिसोसिएट हुआ तो किस में कन्वर्ट होगा, Mg+2 में एंड 2OH माइनस में टूटेगा। यही है। अगर हम कहें इसका वांट्स ऑफ फैक्टर बताइए तो क्या होगा, तो डिसोसिएशन के बाद का मोल, तो ये देखिए 1 मोल हमने लिया है, टूटा किस में है, तो 1 मोल ये बनाया, 2 मोल इसका बनाया है। अरे भाई ये 2 दिख रहा है कि नहीं, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मानते हैं, और इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मानते हैं, मतलब 1 मोल इसका लिया, 1 मोल ये बना, 2 मोल ये बना, तो इसका बना 3/1, मतलब वांट्स ऑफ फैक्टर 3 हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वांट्स ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे निकालेंगे, जब वो टूट रहा हो, जब वो डिसोसिएट हो रहा हो, तो ये हम लिख दे रहे हैं वांट्स ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, ये डिसोसिएशन केस में है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो नोट कर लिए हैं आप लोग, तो हम मिटाते हैं इसको, वांट्स ऑफ फैक्टर के इन फार्मूलोज को। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि वांट्स ऑफ जो फैक्टर है, ठीक ना, आई की वैल्यू, ये हमेशा यहाँ पे डिसोसिएशन के केस में, यहाँ लिख रहे हैं डिसोसिएशन के केस में आई हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। मतलब अगर कोई सॉल्यूट टूट रहा है तो उस केस में वांट्स ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये 1 से ज़्यादा है तो ये बताइए, अभी मैं फार्मूला बताया हूँ कि आई इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास बताया है। और अगर ये 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, मान लेते हैं 2 हो 3 हो, तो इसको अगर हम इधर भेजें तो क्या हमको दिखेगा, तो ये दिखेगा आई इंटू एबनॉर्मल मोलर मास इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पे 2 रखा है, मान लेते हैं 2 रख दिया, अगर इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 2 आया डिसोसिएशन के केस में, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल मोलर मास हमारा है, जो डिसोसिएशन या डिसोसिएशन से पहले जो हमारा मोलर मास है, उसकी वैल्यू बराबर है एबनॉर्मल मोलर मास इंटू 2 के। मतलब ये वैल्यू हमेशा इसके कम होगी। अरे भाई, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ना इसके बराबर हो रहा है। अगर हम इस 2 को हटा दें, मल्टीप्लाई न करें इसमें, तब ये तो कम हो जाएगा। इसको इसके बराबर होने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू जो आप यहाँ रखेंगे तो हमेशा 1 से ज़्यादा रखा जाएगा। 2, 3, 4, 5 कुछ ना कुछ रखना है। और अगर आप यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हमेशा इससे कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू हमेशा कम होगी, लेस देन होगी नॉर्मल मोलर मास से इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन का केस है, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है तो नॉर्मल मोलर मास हमेशा ज़्यादा होगा एबनॉर्मल मोलर मास से। बात क्लियर? इसे भी नोट कर लीजिए फटाक से, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए अब बात करते हैं एसोसिएशन की। ये तो डिसोसिएशन की बात हो गया, 100% डिसोसिएट हो रहा था तब की बात हम कर रहे हैं, ध्यान सुनिए। डिसोसिएशन 100% हो रहा है तब पे ये कहानी पूरी है। अब हम बात करेंगे एसोसिएशन की। अगर सॉल्यूट जुड़ जा रहा हो तो क्या होगा, चलिए इस पर बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ये डिसोसिएशन एसोसिएशन ये क्या कुल कहानी चल रहा है। कहानी ये चल रहा है, ध्यान सुनिए, कि हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें वाटर है एंड NaCl है, ठीक है। ये सॉल्यूशन बन गया, लेकिन ये कंडीशन है जहाँ पे अभी हमने सॉल्यूशन बनाया नहीं है। ये है वाटर एंड NaCl अभी हम डालने की प्लानिंग कर रहे थे, डालने वाले हैं। तो इन दोनों की हेल्प से मान लेते हैं हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला मालूम है, ठीक ना। तो उस फार्मूले की हेल्प से हम कुछ यहाँ रखा वैल्यू और हमको मालूम चला कि ये 2 atm आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि NaCl हमारे पास अभी 10 ही मॉलिक्यूल है, ये 10 मॉलिक्यूल पे खेल हो रहा है। 10 मॉलिक्यूल NaCl का है एंड वाटर का कुछ मोल लिया होगा या उसका भी 100 मॉलिक्यूल ऐसे कुछ होगा। अरे भाई मोल है तो नंबर भी आएगा। अगर हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास 1 मोल है तो 1 मोल को नंबर में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, ये बात मालूम होगा सबको 1 मोल को नंबर में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसी के हिसाब से हम कह दे रहे हैं कि ये हमारे पास 6 × 10⁻23 NaCl के मॉलिक्यूल हैं। तो 6 × 10⁻23 NaCl मॉलिक्यूल जब हमारे पास था तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm आ रहा था, बट ये कैलकुलेशन के थ्रू आ रहा है। लेकिन हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन बनाने के बाद हमको मालूम चला कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो 4 atm हो गया। ये ऐसा कैसे हो गया? ये सॉल्यूशन बनाया और हमने एक्सपेरिमेंट किया इसका, तो हमको मालूम चला कि 4 atm की वैल्यू आ रही है, जबकि हमने कैलकुलेट करके तो 2 ही atm निकाला था। तो गड़बड़ी आया क्यों? गड़बड़ी इसलिए आया क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। कैसे बढ़ा? NaCl अभी बाहर है, अभी वो आयनाइज नहीं हुआ है, और हमने ये जो वैल्यू निकाला है NaCl को तोड़ के नहीं निकाला है, हमने ये माना है कि NaCl टूटा नहीं है, इस नंबर पे निकाला है। लेकिन हमें तो मालूम नहीं था ये खेल कर देगा पानी में जाने के बाद। लेकिन जैसे ही हमने NaCl को वाटर में डाला तो अंदर जाते ही ये जो सॉल्यूट का नंबर यहाँ पर ये था सीधे डबल हो गया नंबर। क्यों? क्योंकि एक NaCl बनाएगा एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन, तो एक NaCl से 2 सॉल्यूट मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इतने से जस्ट डबल नहीं सॉल्यूट मॉलिक्यूल बनेंगे, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ बढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसीलिए ये पूरी कहानी बताई जा रही है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट हो और उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना हो तो ये सारा गेम करना है हमको, ठीक है, तब जाके आपको सॉल्व करना होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वांट्स ऑफ फैक्टर वाली जो कहानी है हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अगर वांट्स ऑफ फैक्टर हमें नहीं मालूम रहेगा तो हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको आगे वाले क्लासेस में आप जब जाएंगे, हो सकता है आप ग्रेजुएशन में जाएं तो वहाँ पे बहुत अच्छे से किसी इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया जाएगा निकालने के लिए। अभी आपको किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का तरीका बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन आगे फ्यूचर में आप कैसे निकाल सकते हैं उसका यहाँ पे बेस बता दिया जा रहा है, और क्यों ऐसे यूज करते हैं ये भी चीज़ आप जाने गए होंगे। चलिए अब आगे आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएट कर रहा है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में सॉल्यूट का वांट्स ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड का, CH3COOH का 2 मॉलिक्यूल हम जब लेते हैं तो हमें मालूम चलता है कि कुछ टाइम बाद दोनों एसिटिक एसिड आपस में ही जुड़ जाते हैं। कैसे?
तो ये 1 CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया। और इस तरह से एक और मॉलिक्यूल हो गया इधर CH3C डबल बॉन्ड O, इसको ऊपर बना देना है OH। अब ये क्या करता है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे हमने शुरू में जब लिया है तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसे वाटर में डालते हैं, ये वाटर में जैसे ही मिक्स होता है तो ये लगता है बॉन्ड बनाने आपस में। तो ये बॉन्ड बना देगा ऐसे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। और ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया तो ये दो मॉलिक्यूल जो पहले अलग अलग थे अब एक ही में जुड़ गए। तो पहले हमने 2 मॉलिक्यूल लिया था, अब ये एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉल्यूट का नंबर घट गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो घटनी चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉन साफ फैक्टर। आई की वैल्यू क्या आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद कितने मोल हैं, तो 1 मोल है। और पहले कितना मोल था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो 2 मोल था। तो वैल्यू क्या आया, 0.5। तो बात समझ में आ गया। तो डिसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी डिसोसिएशन में, और एसोसिएशन में हमेशा आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। उल्टा है कहानी, यहाँ पे 1 से कम हो गया, और 1 से कम हो गया तो जो हमने फार्मूला वहाँ लगाया था वही चीज़ यहाँ भी लगा देते हैं। क्या चीज़, तो चलिए देखिए कि वॉन साफ फैक्टर आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। और अगर ये वैल्यू 1 से कम है, इसको इधर भेज देते हैं पहले, क्या हो जाएगा, आई इंटू एबनॉर्मल मोलर मास इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास। ये आई की जो वैल्यू है हमेशा 1 से कम आएगी, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 0.8, 0.5, 0.6, 0.7 इस तरह का आएगा। और अगर पॉइंट वाले वैल्यू से अगर हम कहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, घट जाएगा। और ये घटी हुई वैल्यू इसके बराबर है, मतलब ये पहले से ज़्यादा होगा। और अगर इस ज़्यादा में हम इससे मल्टीप्लाई न करें तो इसके बराबर नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा वैल्यू है, कुछ ना कुछ ज़्यादा नंबर में होगा, और इस ज़्यादा नंबर में हम पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, घट जाएगी। अगर मान लीजिए 100 होता तो 100 में आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ना 10 हो जाएगा, 10.0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये पहले 100 था, लेकिन इस पॉइंट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो ये घट गया, और ये घटा हुआ वैल्यू इसके बराबर आ रहा है। बात क्लियर, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास हमेशा ज़्यादा होगा नॉर्मल मोलर मास से। ये बिल्कुल उल्टा है डिसोसिएशन वाले के। डिसोसिएशन वाले में नॉर्मल मोलर मास ज़्यादा रह रहा था, जबकि यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास ज़्यादा है मोलर मास ऑफ नॉर्मल से, नॉर्मल मोलर मास से। ऐसा कैसे हो गया, तो शुरू में मॉलिक्यूलर मास जब देखेंगे तो एसिटिक एसिड का सिर्फ एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे आप, लेकिन जब सॉल्यूशन में देखेंगे तो दोनों जुड़ गए हैं और जुड़ के एक मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है ये, तो हम ये कहेंगे कि एक एसिटिक एसिड नहीं है, ये 2 एसिटिक एसिड हैं। तो दोनों का मास अलग अलग लिखेंगे, दोनों का मोलर मास अलग अलग निकालेंगे। बट यहाँ पे जब देखेंगे आप तो दोनों एक ही में दिख रहे हैं, लग रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल है। तो अब इन दोनों का मिला के मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और यही ज़्यादा हुआ मास, यह ज़्यादा जो मास हुआ है इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। इसीलिए एबनॉर्मल मोलर मास ज़्यादा हो गया नॉर्मल मोलर मास से। तो ये है 100% एसोसिएशन पे, और इसके पहले हमने बात किया था 100% डिसोसिएशन पे वॉन साफ फैक्टर निकालने की बात। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए 100% डिसोसिएशन ना हो, हमने 100 मॉलिक्यूल NaCl वाटर में डाला और 100 के 100 मॉलिक्यूल टूटने के बजाय 80 मॉलिक्यूल टूटे, 20 मॉलिक्यूल टूटे या 70 मॉलिक्यूल टूटे, तो उस केस में वॉन साफ फैक्टर कैसे निकालेंगे,
ये सोचने वाली थोड़ी बात है कि हम कह रहे थे कि टूटने के बाद मोल 2 हुआ NaCl का, टूटने से पहले कितना था, तो 1 मोल था, तो 2/1 2 आ गया था। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम 100 मॉलिक्यूल लें और 100 में से मात्र 90 मॉलिक्यूल टूटे, 10 मॉलिक्यूल ना टूटे, तो वहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। तो इसको हम देखेंगे, इसको हटाते हैं और फिर उसको ही बताते हैं, ठीक है।